वेलकम बैक टू अनदर स्ट्रेटजी वीडियो। और आज मेरे साथ है अमित सराफ सर, जिनकी एक स्ट्रेटजी है दाल रोटी, जिसको सर ने नाम दिया दाल रोटी स्ट्रेटजी। तो सर इस स्ट्रेटजी का कॉन्सेप्ट क्या है और आपने मतलब दिमाग में कैसा है कि दाल रोटी स्ट्रेटजी रखा जाए इस नाम का, इसका नाम? चलिए, तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नाम दिया है मैंने इसको, और क्यों दिया है वो अभी आपको सबको बताते हैं कि क्यों इस स्ट्रेटजी को ये नाम मिला है। ठीक है सर, बताइए। ये बेसिकली हम बात कर रहे हैं आयरन कॉन्डोर्स ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स। इसके क्या निटिग्रिटीज हैं, कैसे करते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप हम लेके चलते हैं। ठीक है सर। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी ऑडियंसेस को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन MBA एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और 2007 से मैं बाज़ारों में हूँ। और NISM मैंने 2001 में फर्स्ट टाइम क्लियर करा था। उसके बाद मेरे पास NISM के डिफरेंट सीरीज़ के 4 सर्टिफिकेशंस हैं अभी मेरे पास में। और उसके बाद मेरे ये हॉबीज़ के अंदर मेरे को गार्डनिंग पसंद है। मेरा इकोनॉमिक्स में भी मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। TV पे भी बड़ी बारी एज एन इकोनॉमिस्ट मैं अपीयर हुआ हूँ। पॉलिटिक्स में भी मेरा इंटरेस्ट रहता है, और मेरे को कुकिंग भी पसंद आती है। और आजकल मैं हॉबी परफ्यूमर बना हुआ हूँ। उसके अलावा मैंने 1-2 फिल्मों में भी काम करा, TV सीरियल में काम करा, म्यूज़िक वीडियो में काम करा, और TV पर भी मैं बहुत बारी एज ए फाइनेंस एक्सपर्ट आया हुआ हूँ। जैसे मैंने नेशनल बजट भी लाइव कई बारी कवर करा हुआ है। दीज आर माई सोशल मीडिया हैंडल्स। ये जो देख रहे हैं मेरे साथ मेरी दोनों बहनें हैं, ये भी फुल टाइम ट्रेडर हैं। ये मेरे साथ मेरा कज़न है, जिसको मैंने मेंटर करा 5 साल पहले मेरे पास जब आया था। ही वॉज ए कॉलेज ग्रेजुएट ओनली। उसको मैंने मेंटर करा, और आज इसके पास में 6 एम्प्लॉयज़ हैं जो साथ में ट्रेड करते हैं। और ये मेरे पिताजी हैं जो मेरी इंस्पिरेशन है और जो आज भी इंस्पायर करते हैं। ही इज 73 एंड स्टिल ए फुल टाइम ट्रेडर। दिस इज माई फैमिली। जब मैं बोलता हूँ मेरी फैमिली फुल ऑफ ट्रेडर्स हैं, दिस ऑल्सो शोज कि ये 22 साल का बच्चा जो अभी नाउ ही इज 27 एंड 73 ईयर ओल्ड, ऑल कैन ट्रेड। मेल, फीमेल, यंग, ओल्ड, सब कर सकते हैं। पूरी फैमिली तो है, बट एज एन ऑडियंस ये भी है कि आप कोई भी बैकग्राउंड के हों, किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के, एज से हो, मेल हो या फीमेल हो, आप भी अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। आपके पास में ट्रेडिंग प्रोसेस एंड सिस्टम होना चाहिए बस। अब ट्रेडिंग के पैरामीटर्स और सेटअप पे जाने से पहले थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है। इसमें मैंने लिखा है मार्केट्स डोंट रिवॉर्ड प्रेडिक्शन, दे रिवॉर्ड प्रिपरेशन। बेसिकली लोग जनरली क्या करते हैं, और हमेशा देखा जाता है, और आज तक देखता आ रहा हूँ, 20 साल से बाजारों में, मार्केट का क्या लग रहा है, अभी क्या लग रहा है, अभी क्या होने वाला है, क्या समझ आ रहा है, कमोडिटी में क्या लग रहा है। यार मेरे लगने से क्या फर्क पड़ता है, और मेरा लगना सही हो भी गया तो उससे भी क्या फर्क पड़ना है। तुमने यही सवाल 20 लोगों से पूछना है। इस तरह से ये सब बेमानी क्वेश्चन होते हैं, इनका कोई मायने नहीं है। इस तरह से आपको मार्केट के अंदर जब मैं अप्रोच करता हूँ, मेरा ये मानना होता है कि मार्केट रैंडम है, मार्केट को प्रेडिक्ट करना एकदम मुश्किल है, और लगभग 0 प्रोबेबिलिटी है। इसलिए ज़्यादा प्रेडिक्शन करने के बजाय आपका फोकस होना चाहिए कि मैं मार्केट से कमाऊं कैसे। कमाई की तरफ आपका फोकस होना चाहिए। तो ये चीज़ यहीं पे है कि आप मार्केट में प्रिपेयर्ड रहो। आपके दिमाग में होना चाहिए कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा। अब जैसे पीछे आपने देखा ये वेस्ट एशिया में वॉर हो गया, वॉर कोई बता के हुआ था क्या? नहीं। वो कितने एक्सटेंड तक जाएगा वो किसने बता के करा था? कितनी सारी चीज़ें आपकी फ्लूइड रहती हैं, आपको पता ही नहीं होता कि होगा कि नहीं होगा, होगा तो कितनी एक्सटेंड तक होगा, कितना लंबा चलेगा, कितना गहराई तक जाएगा। तो इस तरह की ये सब हमेशा है ना, इस तरह की अनप्रेडिक्टेबल एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ रहेगा, और इसी को हमें देखते हुए हमें कमाई करनी है। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा प्रेडिक्शन सही होने का वेट नहीं करना, अपने प्रिपरेशन पे ध्यान देना है। और उसके अलावा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में मैंने लिखा बी हम्बल और गेट हम्बल्ड। इसका मतलब ये है कि मार्केट को आप रेस्पेक्ट के साथ अप्रोच करो। एरोगेंस, या आप सोचते हो कि आप मार्केट को बुली कर दोगे, आप क्योंकि नए यंगस्टर होते हैं ना, उनमें जोश रहता है, उनको लगता है अरे इनको कुछ नहीं पता, ये बुढ़े हो गए,
हमें ज़्यादा पता है, हमारी अप्रोच है, हम मेरे को नया पैरामीटर मिल गया, मेरे को एल्गो यूज़ करना आता है, मैंने ये जोरदार वीडियो देख लिया, मेरे को ये सीक्रेट मिल गया। ये जो एरोगेंस होती है ना, ये आपका कभी भी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बनने देगी। मार्केट में हम्बल अप्रोच रखो, लर्नर्स की अप्रोच रखो। आई एम 47 नाउ, और उसके बाद भी है ना, मेरे को यंगस्टर्स भी दिखता है, मैं उससे भी सीखने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी कमियां जानता हूँ कि हाँ भाई, मैं कोई प्रोग्रामर नहीं हूँ, मेरे को कोडिंग नहीं आती, बहुत सारे नए नए टूल्स हैं जो आईटी के, वो मेरे को नहीं आते। तो आज भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ। आज आपके पास आया हूँ, यू आर मच यंगर टू मी, मैं आपसे भी सीखने की कोशिश करता हूँ कि ये चीज़ कैसे होती है। सो जो लर्निंग की अप्रोच रहनी चाहिए, लर्निंग की जो अप्रोच है, जब आप हम्बल होंगे तो ही लर्न करोगे। बिल्कुल। एरोगेंट आदमी तो कहता है मेरे को तो सब कुछ आता है, हाँ, उससे लोग भी दूर रहते हैं। हाँ, वो पर्सनल लेवल की चीज। तो मार्केट के अंदर हम्बल अप्रोच आपकी होनी चाहिए। मार्केट को रेस्पेक्ट करो, डिसिप्लिन के साथ अप्रोच करो। और मैं क्या लिखा है, नाउ आई डोंट गो रॉन्ग बिकॉज आई डोंट प्रेडिक्ट। ये एक बड़ी दिक्कत रहती है। आज प्रेडिक्ट करते हो, मेरे को तेजी लग रही है, मेरे को तो मंदी लग रही है, तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही साबित करने के लिए कैसे किसी लोग करते हैं, बताता हूं आपको। मेरे को तो तेजी नजर आ रही है, अब आपकी तेजी नजर आ रही थी, उसके बाजार से पता 10% टूट गया। कहते यार अभी भी लेकिन हार नहीं मानी है दिल से। फिर 6 महीने बाद में ना बाजार 15% बॉटम से हो गया। तो अब नेट पे मेरे को तेजी दिख रही थी, तो बीच में वो ऐसा हो गया, यार तेरे पैसे सारे चले गए, कैपिटल वाइप आउट हो गई, तो अभी भी कह रहा है मैं सही था। इसका क्या फायदा हुआ? इससे अच्छा हम्बल रहता, मार्केट में मंदी थी तो मंदी खेलता, मंदी से जब तेजी आई तो तेजी खेलता। तो ये जैसे मैं कॉमोडिटी का काम करता हूं, तो उसके अंदर यही होता है, हम्बल रहते हैं, तेजी आई तो तेजी खेल लो, मंदी दिखे तो मंदी खेल लो। पैसा कमाने से मतलब, आपको सही होने से मतलब नहीं है। यू आर नॉट रिवॉर्डेड फॉर बीइंग राइट, यू आर रिवॉर्डेड फॉर डूइंग राइट ट्रेड्स। एक ये मैंने डॉक्टर वैन के थार्प जो थे, ये फेमस साइकोलॉजिस्ट रहे हैं, जो भी सीरियस लर्नर है ना, डॉक्टर वैन के थार्प को जरूर पढ़े। सो वैन के थार्प से, जो कि मेरे फेसबुक फ्रेंड भी रहे, तो वो उनसे जो मैंने सीखा, ये सबसे बड़ा लर्निंग लेसन था, टेकिंग फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ट्रेडिंग सक्सेस। लोगों का क्या रहता है, बहाना करते हैं, अरे वो तो अचानक से ऐसे हो गया, वो ब्रोकर ने फेल हो गया, एपीआई फेल हो गई, ये तो अचानक से न्यूज़ फ्लो आ गया, मेरी प्रेडिक्शन तो सही थी। कुछ भी मतलब बहाना करेंगे। कभी टैक्सेशन, जैसे घाटा खुद का लग रहा है और ठीकरा फोड़ेंगे, फाइनेंस मिनिस्टर पे भी टैक्स लग गए। टैक्स तो सदा से थे, मैं 20 साल से हूँ, टैक्स तो सदा से ही रहे हैं, एसटीटी को आज से लगी है। कब मैंने तो कभी टैक्स फ्री रिजीम देखी नहीं। कम ज्यादा हो सकता है टैक्सेस हो, तो उसके लिए क्या रोना। तो इस तरह से मतलब कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। उनको लगता है कि उनको कोई ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए जहां पे जीरो ब्रोकरेज, जीरो टैक्सेशन हो, और तब तो पता नहीं वो कमाई जाएंगे, प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो ये इस तरह से अपने आप से बहानेबाजी करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, घाटा लग गया तो किसी इवेंट के ऊपर दोष दे देना, या उसको बोलना कि यार मेरे तो पहली तेजी जच रही थी, वो तो दोस्त ने शाम को दिमाग खराब कर दिया। इस तरह की बातें आपको काफी सुनने में मिल जाती है। बहुत करते हैं सर, मतलब अपने आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते अपनी गलतियों की। हाँ। तो वो जो क्रिकेट स्पोर्ट्स में भी देखने को मिलता है, जैसे हो गया ना, आउट हो गए, बैट देखते हैं बाद में, जैसे बैट की वजह से आउट हुए हो, या कोई बैडमिंटन में शॉट खराब हो गया तो ऐसे स्ट्रिंग को देखेंगे। सो ये बेसिकली कहीं ना कहीं हम कहना चाह रहे हैं कि देखो जी, मेरा शॉट तो सही था, ये इक्विपमेंट खराब हो गया। तो इस तरह की जो सोच होती है ट्रेडिंग के अंदर आपको नहीं रखनी है। ऐसा कोई ख्याल भी आए तो आपको उसको परे कर देना है। ठीक है। यहाँ पे मैं सेकंड ऑर्डर थिंकिंग की बात कर रहा हूँ। ये एक वैसे लाइफ लेसन है। ट्रेडिंग में भी आपको क्या दिखता है कि जैसे आपको एकदम से दिखा कि यार बाजार में तेजी आ रही है, तो एवरीबडी रन्स लाइक कि चलो, जैसे ऑप्शंस का एग्जांपल ले लेते हैं, तो कोई कहते तेजी दिख रही है तो कॉल बाय करो, या ये कोई इवेंट आने वाला है तो ये चीज़ करो। तो थोड़ा सा आगे का सोचना चाहिए। आगे का, जैसे फॉर एग्जाम्पल इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, तो हर कोई क्या सोचता है, कुछ भी हो सकता है, लेट्स बाय स्ट्रेडल्स या लेट्स बाय स्ट्रैंगल्स। आदमी को क्या सोचना चाहिए, यार कहीं ये ऑप्शन इस चक्कर में एवरीबडी इज थिंकिंग टू बाय, कहीं ये ज्यादा ओवर प्राइस तो नहीं हो गई। कहीं ओवर प्राइस हो गई तो कहीं बेचने में तो ज्यादा फायदा नहीं है। कहीं प्रोबेबिलिटी ऐसा कुछ ट्रेड बन रहा है कि मैं ऐसा कुछ कर लूं, मेरे को अनलिमिटेड ट्रेड नहीं चाहता, ऐसा कुछ बन रहा है, मैं स्प्रेड का ट्रेड बना लूं। तो वो इस तरह से आप सोचते हो कि एकदम किसने सोचा कि इवेंट आने वाला है, बड़ा अनप्रेडिक्टेबल इवेंट आने वाला है और मैं स्ट्रैडल स्ट्रैंगल खरीद लेता हूँ, ये होगी फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग। जब आप सोचते हो कि पब्लिक क्या सोच रही होगी और उसको मैं पब्लिक को कैसे बीट करने के लिए अपने लेवल पे सोचूं, ये होगी सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। तो थोड़ा सा ट्रेडिंग जब की बात करते हैं तो इस तरह का माइंडसेट होना चाहिए आपका। ठीक है। जैसे कोविड में था, हर कोई कह रहा है बेचो बेचो बेचो, लेकिन स्मार्ट मनी तो बाय कर रही थी।
तब आपको सोचना चाहिए यार ये नीचे से 7,500-8 हज़ार से जो बाजार घूम रहा है, अब बाय कौन कर रहा है? पब्लिक तो डरी हुई है, यानी स्मार्ट मनी बाय कर रही है। तो आप रुक जाना चाहिए आपको। अगर बेचते हो तो रुक जाओ, अगर खरीदने की हिम्मत हो तो थोड़ा देखो कि कहाँ पे वैल्यू। तो इस तरह से मार्केट मौका देता है। मैं सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग का जो बात चली पड़ी तो बताता हूँ, मार्केट से थोड़ा अलग है। जब कोविड आया ना, तो मैं दिमाग लगाता था कि लॉकडाउन हो गया, जब लॉकडाउन हटा ना, सबसे पहले मैंने चीज़ खरीदी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। अब लोग सोचते ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल कहाँ से गया? होम डिलीवर हुआ था मेरे को। अच्छा। क्योंकि तब तक लोगों को पता नहीं था कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर काम आने वाला है। दैट ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सेव्ड 6 और 7 लाइव्स। कभी कोई मांगता था, कभी कोई मांगता था, और सबके लिए यूज आया, मेरे फैमिली मेंबर्स के लिए भी यूज आया। फिर उसके बाद आगे जब वैक्सीन आ गया, सब वैक्सीन के लिए अप्रोच लगा रहे थे, लाइनों में लग रहे थे, मैंने वैक्सीन नहीं लगवाई। आगे सोचा कि भाई क्या हो रहा है, क्योंकि कई बारी ये मेडिकल एडवाइस नहीं है, सो नो नीड टू फॉलो इट एज सच, बट जस्ट मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक स्टेप आगे चला कि अभी मास हिस्टीरिया हो रहा है, तो लोग उसको स्पेसिफाई करने के लिए ये सब वैक्सीन और टीके वगैरह लगवा रहे हैं। मैंने कहा मैं अपना चुपचाप एक बारी वेट करता हूँ, मेरे को जब जरूरत लगेगी तो करवाऊंगा। तो मैंने लगाए, ना मेरे फैमिली मेंबर्स ने लगवाए। तो अब जो जिन लोगों को डर लगता है ना वैक्सीन लगवाए वालों को, तो उससे बच गया। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा आगे के सोचने की जरूरत होती है, और ये आप नॉलेज और कामनेस के साथ में करते हैं तो ये क्वालिटी सभी में आने की हमारे अंदर क्षमता होती है। ये मैं पहले ही बता चुका कि ऑप्शन के अंदर आगे के लेवल का सोचना है, सेकंड ऑर्डर थिंकिंग का ही एक्सटेंशन है। सो अब जिसका इंतजार था कि भाई बहुत हो गया ज्ञान, अब बताओ ये दाल रोटी कैसे है, तो ये देखो दाल रोटी की मैंने फोटो ही बना रखी है। दाल रोटी स्ट्रेटेजी क्या है? दाल रोटी स्ट्रेटेजी है कि इसका मैंने नाम इसलिए निकाला कि इसके अंदर है लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड। ओके। आदमी साधारण भाषा में क्या बोलते हैं कि बस ये दाल रोटी हो जाए, हमें नहीं चाहिए ज्यादा बड़ा कुछ लग्जरी नहीं चाहिए, बस दाल रोटी होती रहे। तो ये स्ट्रेटजी ऐसी है जिसके अंदर आप एकदम से कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट आने की चांसेस भी नहीं रहती और बहुत बड़ा लॉस आने की भी चांस नहीं रहती। वो ऐसा क्यों है? लिमिटेड रिस्क लिमिटेड रिवॉर्ड की वजह से मैंने इसको एक ये नाम दिया दाल रोटी स्ट्रेटजी की। ये सिंपल है और ये मैं बहुत सालों से करता रहा हूँ, लगभग 10 सालों से मैं स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है। तो आयरन कॉन्डोर क्या होता है? आयरन कॉन्डोर क्या होता है? ये 4 ऑप्शंस को मिला के बनाया जाता है, जिसके अंदर टिपिकली आप क्या करते हो, बियर कॉल इफेक्टिवली इट कंबाइंस बियर कॉल स्प्रेड, शॉर्ट कॉल प्लस लॉन्ग कॉल, बुल पुट स्प्रेड, शॉर्ट पुट प्लस लॉन्ग पुट। इसको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। मान लीजिए कोई शेयर XYZ है, वो 1000 रुपए पे चल रहा है। अब 1000 रुपए पे चल रहा है तो उसको मान लीजिए आपने, उसकी पुट आउट ऑफ द मनी पुट कौन सी होगी? 900 रुपए की होगी। आउट ऑफ द मनी कॉल कौन सी होगी? 1100 रुपए की होगी। ये दोनों मैंने बेच दी। ये तो नेकेड स्ट्रेंगल हो गया। हाँ। इन दोनों को कवर करने के लिए लेट से मैं एक स्ट्राइक दूर की बाय कर लेता हूँ। नीचे में 880 की पुट बाय कर ली और ऊपर में 1120 की मैंने कॉल बाय कर ली। ठीक है। ये मेरा शेयर है। इस साइड पुट बेची, इस साइड कॉल बेची। कॉल के बाद एक कॉल खरीद ली, पुट के बाद एक पुट खरीद ली। जो पुट साइड तो क्या हो गया, एक मेरा बियर पुट स्प्रेड हो गया, कॉल साइड मेरा एक साइड बुल स्प्रेड। इनफैक्ट मेरा कॉल बियर स्प्रेड ही हुआ। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि कॉल है तो तेजी ना आए, पुट है तो मंदी ना आए, वहीं पे शेयर रहे। तो ये चारों पोजीशन मेरी मिलके बन गया, इसको बोलते हैं कॉन्डोर्स। अब ये एट द मनी से थोड़ा दूर रहता है। अब कितना दूर रहता है, क्या रहता है, वो आगे स्ट्रेटजी के लेवल पे हम बात करेंगे। ठीक है। अब इसमें सबसे पहली चीज होती है कि आपने ट्रेड लेना है। ये किस पे ले रहा हूं मैं? ये इंडेक्स पे नहीं ले रहा, मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ले रहा हूँ। ओके। इंडिविजुअल स्टॉक्स में ले रहा हूँ क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में प्रीमियम ज्यादा अच्छा मिलता है। आप इंडेक्स के अंदर अगर ये कॉन्डोर्स वगैरह बनाते हैं तो इंडेक्स के अंदर बहुत ज्यादा कंपटीशन है। FIIs मनी और बहुत ज्यादा मनी इन्वॉल्व है, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है। सो लॉट ऑफ मनी इज फ्लोइंग इनटू इट। सो हम आगे हमने इसमें अपने पॉडकास्ट में भी बात करी है, एज की बात करी है। हाँ। तो जब हम इंडेक्स की बात करते हैं ना, तो एक इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए एज ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वहां पे क्या है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन काम ज्यादा है। अब 4 लेग्स में काम हो रहा है, आप मैनुअली भी नहीं कर पाओगे इसको, और आपको थोड़ा हाई फ्रीक्वेंसी वाला काम चाहिए। सो आपको उतना अच्छा फिल भी नहीं मिलेगा बिकॉज यू आर फाइटिंग अगेंस्ट टेक्नोलॉजी। इंडिविजुअल स्टॉक्स में मैनुअली में भी आप कर पाते हो क्योंकि इतना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी काम उसके अंदर है नहीं। सो अब इसके अंदर पहले मैं क्या देखता हूं, विच स्टॉक्स टू ट्रेड। सबसे पहला आता है आपको यूनिवर्स क्या है, क्या स्टॉक ट्रेड करना है। तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं हाई बीटा स्टॉक्स देखूं। इसके अंदर इंटरनेट पे टूल्स हैं जहां पे आप ऑप्शन, जैसे इसमें केस में गए आप इधर लिंक पे, उसके बाद आप ऑप्शन डैशबोर्ड पे गए तो आपने स्ट्रेडल परसेंटेज से उसको सॉर्ट कर लिया। वोलेटिलिटी देखने के कई सारे टूल्स होते हैं, IBP हो गया और एक दो और आते हैं। सबसे बेस्ट
मेरे को जो लगता है वो स्ट्रेडल परसेंटेज वाला लगता है। ठीक है। उसके अंदर जो वॉलेटाइल ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेडल परसेंटेज उतनी बड़ी होगी। स्ट्रेडल परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आपको क्विकली बता देता हूँ। 1000 रुपए का शेयर है, ठीक है, उसकी कॉल 60 रुपए की, पुट 60 रुपए की, एट द मनी की तो लगभग बराबर रेट की होंगी, हाँ, 1-2 रुपए ऊपर नीचे, 60 रुपए की, यानी दोनों का टोटल आया 120 रुपए। शेयर कितने का? 1000 रुपए का। 1000 रुपए का 120 1000 रुपए का कितना हुआ? 12% हुआ। तो स्ट्रेडल परसेंटेज आ गई 12 रुपए। कोई कम वॉलेटाइल स्टॉक है, लेट से उसके अंदर वही चीज 40-40 रुपए की ट्रेड कर रही है। मान लेते हैं कि एक स्टॉक है उसका भी भाव 1000 रुपए है, लेकिन उसकी कॉल और पुट का भाव है 40-40 रुपए, उसका 80 रुपए टोटल आया, यानी उसका स्ट्रेडल परसेंटेज 8 रुपए है। तो हमारी कोशिश करेगी जो ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है उनको करना है। बट दैट इज ओनली वन ऑफ द क्राइटेरिया। उसके बाद हम ये देखते हैं विच स्टॉक्स टू अवॉइड। जिनके अंदर क्वार्टरली रिजल्ट्स आने हैं वो हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एकदम से बहुत ज्यादा वॉलेटाइल मूव आएगी, आप एडजस्ट भी नहीं कर पाओगे और मूव आने का चांस अच्छा रहता है। आपको तो उतना ही गैप मिलना है जितना आपने बेचा है, तो उसके अंदर एडिशनल रिस्क क्यों लेना है? अवॉइड करो। बहुत ज्यादा छोटे स्टॉक हैं जैसे कि आइडिया, सुज़लॉन, ये 10 रुपए पे 50 रुपए पे ट्रेड करते हैं, तो ये 100 रुपए से नीचे वाले स्टॉक्स जनरली आप कोशिश करके अवॉइड करो। इनमें क्या होता है, स्लिपेज देनी पड़ती है आपको। पहले तो 5 पैसे होता था, अब 1 पैसे भी आ गया है। लेकिन सुज़लॉन की, जैसे मैं बताता हूँ, सुज़लॉन की जो लॉट है वो 12,700 की है, आइडिया की तो और भी बड़ी है। तो इनमें 1 पैसा भी 300 रुपये होता है, तो आपने ना सिर्फ खरीदा बेची करी तो आपके 300 या 500 रुपये आपके लग जाएंगे। तो स्मॉल, हाँ, ये वाइल्डली भी बिहेव करते हैं, तो आपको जरूरत कितनी है? 200 चीज़ों में से आप इस तरह के स्टॉक्स अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड स्टॉक विद दैट पर्टिकुलर स्टॉक। वेरी बिग न्यूज़, वेरी बिग न्यूज़ वर्ड यूज़ करा है मैंने। छोटी मोटी न्यूज़ तो सब में आती रहती है कि बैंकिंग का ये होना है, इसका होना है, वो होना है। कोई बड़ी न्यूज़ ही है जैसे कि आना है कि यार इसकी 2 दिन बाद में कोर्ट से रूलिंग आनी है, या इसकी कोई हियरिंग चल रही है, या ये कोई बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली है, इस तरह का सा कुछ भी हो। अब आप कहोगे हर बारी तो पता नहीं, अरे नहीं पता लगेगा, हर बारी नहीं पता लगेगा, पर जो पता है उसको तो मत करो। हाँ। जब पता है तब तक मत करो। कभी ऐसा हो कि मेरे को तो पता नहीं लगा, इसकी न्यूज़ आ गई, मेरे साथ बहुत बारी होया हुआ है कि यार पता ही नहीं था, इसका तो कोर्ट से रूलिंग आनी थी और शेयर 5-7-8% घूम गया, आपको नुकसान हो। ठीक है, पार्ट ऑफ द गेम। अभी एक कैच छूटने से मैच हारते हैं तो फिर इतना आसान भी नहीं है। मिस फील्डिंग और कैच छूटना बोलता हूँ मैं उसको। तो अगर आप कर रहे हो तो ये होता ही है, आपके करियर में हमेशा होएगा आपसे। अभी जैसे मैंने लिखा था तो उस वक्त जैसे ग्लेनमार्क, IEX वगैरह में ग्लेनमार्क ने कोई डील करी थी, तो एकदम से ग्लेनमार्क 15-20% एक दिन में ही ऊपर हो गया था, शायद पता नहीं 20-25% हो गया था। ऐसे ही IEX के अंदर कोई रूलिंग आई थी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट ने एकदम से कुछ ऐसा डिसीजन लिया, उससे IEX एकदम से अचानक से गिर गया। तो मेरे पास पुट में पोजीशन थी तो उसके अंदर घाटा आया। ग्लेनमार्क में कॉल साइड पोजीशन थी तो ग्लेनमार्क में कॉल साइड घाटा आया। अडानी के स्टॉक्स हैं जो US वगैरह वाला हुआ नहीं था एक बार, अडानी गवर्नमेंट ने, वहाँ की US गवर्नमेंट ने कुछ बोला था कुछ करने वाले हैं, तो उसके अंदर अडानी के स्टॉक्स में जो ओपन पोजीशन थी उनमें बहुत संभालने में दिक्कत हुई, लॉसेस बुक करने पड़े। इस तरह से होता आया है, होता रहेगा। और मैं लॉस लेना सबको बुरा लगता है, मुझे भी लगता है, लेकिन एट द सेम टाइम फिलोसॉफिकली आपको समझाना भी पड़ता है कि अरे भाई ये सब हो रहा है तभी तो मार्केट जिंदा है। बिल्कुल। क्योंकि एक ट्रेडिंग, आई कांट रिकॉल द सोर्स, बट किसी फेमस बुक में ही है, ऑलवेज हैव रेस्पेक्ट फॉर अदर साइड ऑफ द ट्रेड। अगर आप ऑप्शन बेच रहे हो, अगर आप किसी चीज़ की, जैसे कोई शेयर 2400 रुपये चल रहा है और उसकी 2100 रुपये वाली पुट भी ठीक ठाक रेट पे आपकी जा रही है, तो सामने वाला खरीदने वाला भी इंसान ही है। चलो एक लॉट तो खरीदने वाला कोई भी आ जाएगा, मान लेते हैं कि हजारों लाखों लोगों में से एक रैंडम बंदा आ जाएगा, उसके अंदर रेगुलर बाइंग आ रही है एक पर्टिकुलर रेट पे, और आप कह रहे हो नहीं नहीं इतना थोड़ी टूटेगा, तो कुछ होना होगा ना। तो थोड़ा सा आपके दिमाग में ये थिंकिंग चलनी चाहिए कि हाँ इसके अंदर भाव बना हुआ है, तो हो सकता है इसका कोई न्यूज़ फ्लो आना हो, इसका कोई कोर्ट रूलिंग आनी हो, मेरे को नहीं पता हो, पब्लिश ना हो, आप गूगल करके देखते हो तब भी कुछ नहीं निकल के आ रहा। लेकिन भाव भगवान छे, वो भाव के अंदर अगर दिख रहा है ऐसा कुछ कि उसके अंदर कोई बंदा एक्स्ट्रा प्रीमियम दे रहा है उस सेफ्टी का, पुट खरीद रहा है वो, तो उसको आप बेचे ना जाओ। बेचना भी है तो आप हमेशा रिस्क कंट्रोल लेके चलो, स्टॉप लॉस लगा के चलो, कैलकुलेटर रखो। कई बार लोग लालच में आ जाते हैं, कहते हैं यार इसी के अंदर ठोक देते हैं पैसा, और वो फिर फंस जाते हैं उसके अंदर। तो वो पोजीशन साइजिंग के साथ भी उसको कंबाइन करना है। अब कौन सा स्टॉक करने हैं, कौन से नहीं करने हैं मैं बता चुका, अब कब करना है। तो ये है मंथली एक्सपायरी का काम इंडिविजुअल स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, एकदम धीरा काम है जिसको मैनेज करना रिलेटिवली आसान है, और इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल टूल्स भी ज़्यादा नहीं चाहिए, आप अपने हाथ से कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक्सपायरी वीक जो होता है मंथली में, वो 4 वीक का होगा या 5 वीक का होगा, यही होगा, 28 दिन का, 35 दिन का होगा। उसके अंदर आप क्या करो, जो सौदा है ना अपना, शुरू के 10-12 दिन में कर दो। अब जब ये तो मेरी तो बड़ी कैपिटल है, 10-12 दिन में करना है, अदरवाइज जो छोटी कैपिटल है उसके लिए आप क्या करो,
कि शुरू के पहले हफ्ते तो करो मत, उसके बाद आपके पास में बल्कि छोटी कैपिटल होती है तो आपको कई सारी एडवांटेज भी मिलती है। उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, आपको कोशिश करनी है, पहले तो हाई बीटा स्टॉक ही आप छांट चुके हो जो मैंने पैरामीटर्स पहले दिखाए इसके अंदर। उन हाई बीटा स्टॉक्स के अंदर भी आप क्या करो कि डेली गेनर लूजर होते हैं ना आपके 200 स्टॉक्स में से, तो हमेशा उनके अंदर वॉल बढ़ी हुई होगी। जैसे फॉर एग्जांपल 150-200 स्टॉक्स में सबसे टॉप गेनर है वो 4.5% बढ़ा हुआ है, तो आप देखोगे कि 4.5% बढ़ा हुआ है, बट अब वो क्या होगा, सबसे टॉप गेनर जो है ना वो सबकी नजरों में आएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब इसका आपको एडवांटेज लेना है। एडवांटेज क्या लेना, उसकी फार आउट ऑफ द मनी की कॉल्स भी है ना काफी अच्छे प्राइस पे होगी, तो आप उनको सोचोगे इनको बेचने में ज्यादा फायदा है, रोज की रोज थोड़ी बढ़ता रहेगा कोई। सो ये आपको थोड़ा सा आगे का सोचना है। तो आप उनके अंदर कोशिश करो कि इनके अंदर आप कॉल स्प्रेड डालने की कोशिश करो। जनरली वॉल बढ़ जाएगी तो आपका पुट स्प्रेड भी अच्छा डलेगा। ओके, हाँ ठीक है। सो अब आप क्या कर रहे हो, मैंने बताया कि टॉप गेनर लूजर उसके अंदर सेलेक्ट कर लो। तो आपने यूनिवर्स सेलेक्ट कर लिया कि ये मेरे 50-70 स्टॉक्स जो है हाई बीटा वाले, इन पे ज्यादा फोकस करना है। मेरी बड़ी कैपिटल तो मेरे को नीचे तक भी जाना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं जो टॉप हाई बीटा स्टॉक्स है उन्हीं के अंदर सारा माल अपना सारा मार्जिन डिप्लॉय कर दूं, या मैं कोशिश करता हूं कि चलो कोई बात नहीं, मैं रिस्क कंट्रोल ज्यादा रखता हूं, कम बीटा वालों में भी पोजीशन डाल देता हूं। तो जनरली मैं रिस्क अवर्स बंदा हूं, तो मैं जनरली ज्यादा स्टॉक्स में पोजीशन डालनी पसंद करता हूं रादर देन कंसंट्रेटिंग माय रिस्क ऑन स्मॉल नंबर ऑफ स्टॉक्स। पर जिसके पास कैपिटल लिमिटेड है तो उसको बहुत ज्यादा फैलावट नहीं करनी चाहिए। मेरे पास पूरा सेटअप बड़ा है तो मैं वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं फुल टाइम हूँ वो भी अफोर्ड कर सकता हूँ, बट एवरीबडी इज नॉट डूइंग फुल टाइम, एवरीबडी डजंट हैव ऑल दैट फुल सेटअप एंड ऑल। सो वो क्या कर सकता है, थोड़ा सा अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी को ट्वीक कर सकता है, अपनी लिमिटेशंस के हिसाब से, अपनी कैपिटल के हिसाब से। इसका कोई सिंगल आंसर तो नहीं दे सकता, बट वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। मैं गाइडिंग प्रिंसिपल्स आपको दे रहा हूं। अब आ गया कि कौन सा बेचना है, तो पर्टिकुलर डे कौन सी बेचनी है। अब जैसे डे 1 है, मेरे को 20 लाख रुपए डिप्लॉय करने, 50 लाख रुपए डिप्लॉय करने, तो उसका मैं 1/10 एक दिन में डिप्लॉय करूंगा। मेरे को लेट से किसी को छोटी कैपिटल वो कहता है 5 दिन में डिप्लॉय कर दूंगा। 20 लाख रुपए थे वो कहता है मैं 4-4 लाख रुपए करके करूंगा। तो अब जब आप कॉन्डोर बनाने लगते हैं तो एक कॉन्डोर में टिपिकली 40-50 हज़ार रुपए लगते हैं, तो वो 10 कॉन्डोर बिठा पाएगा। तो 10 कॉन्डोर में उसकी कोशिश होनी चाहिए कि टॉप गेनर लूजर के अंदर वो कोशिश करे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में विच स्ट्राइक्स टू सेल, तो विच स्ट्राइक्स टू सेल में इसके दो पैरामीटर्स हैं। 2 पैरामीटर में एक तो फ्रॉम द मनी में 7 से 10% का दूर का बेचना है, यानी जैसे आपने 1000 रुपए का शेयर था, 1080 वाली कॉल बेची, 1100 रुपए वाली बाय कर ली। बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं करना है बाय सेल लेग के अंदर, वरना आप क्या रिस्क ज्यादा ले रहे हो। या तो परसेंटेज की टर्म्स में देख सकते हो और डेल्टा की टर्म्स में देख सकते हो। मैं जनरली दोनों को थोड़ा सा कंबाइन करता हूँ। स्क्रीन पे दोनों लग जाते हैं आपके, ये स्क्रीन पे लगा के आप दोनों तरह से ऑब्जर्व कर सकते हो, तो आपको पता लग जाए किस डिस्टेंस पे आपको बनाना है। ठीक है। थोड़ा सा आपको ज्यादा रिस्क लेना, आप थोड़ा पास आ जाओ। जैसे मेरे पिताजी हैं, अब जनरली तो होता है ना कि ज्यादा उम्र का बंदा है तो ज्यादा रिस्क अवर्स होगा। हमारे यहाँ उल्टा है, बेटा ज्यादा रिस्क अवर्स है और बाप ज्यादा अग्रेसिव है, तो पापा के रिटर्न्स भी ज्यादा आते हैं और उस रिटर्न के साथ एसोसिएटेड रिस्क भी जो है, थियोरेटिकल रिस्क है, वो भी थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो आप थोड़ा कॉन्डोर्स अपने, ये मनी है एट द मनी, आप कॉन्डोर्स थोड़ा पास बनाओगे या थोड़ा दूर बनाओगे। दूर बनाओगे आपका रिस्क रिटर्न जो है ना वो थोड़ा सा फ्लैट रहेगा, और जब आप पास में आते हो तो रिस्क रॉट थोड़ा सा ऐसे ऊपर रहता है। नेट पास बनाने में ज्यादा फायदा है और दूर बनाने में कम फायदा है। लेकिन आपके 2-3 महीने अगर पास बना के खराब हो जाते हैं तो आपको फिर थोड़ा दूसरी तरह का झटका लगेगा। तो इसलिए दोनों चीजों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है। तो बाय लेग्स जो होती है ना, वो 1 या 2 स्ट्राइक अवे करनी है आपको। जैसे आपने 15 डेल्टा का कुछ बेचा तो 10 डेल्टा का आप जनरली बाय कर लो। सेल लेग 15 डेल्टा की या 0.15 डेल्टा, उसको जैसे मर्जी बोलो, तो उसके नेक्स्ट डेल्टा बाय कर लो। उसके बाद आता है कि अब मैंने आपको बताया कौन सी चीज बेचनी है, कौन सी नहीं बेचनी है, कब बेचनी है, कितनी बेचनी है, सब चीज़ों का मैंने बता दिया कि स्टैगर्ड वे में बेचनी है, थोड़ी थोड़ी अपनी कैपिटल डिप्लॉय करनी है। तो इसके अंदर एक सवाल आता है बिफोर मूविंग हेड कि कितनी कैपिटल होनी चाहिए। तो मैंने बताया एक कॉन्डोर के अंदर बनाने में लगभग 50,000 लगना है। तो अब आप कहोगे ये कोई 50,000 से भी हो सकता है, नहीं। इसके अंदर क्या है, अगर आप एक स्टॉक में करते हो तो रिस्क जो है ना 1:4 का है या 1:5 का है। आपको क्रेडिट 2 रुपए का मिल रहा है, लेकिन मैक्सिमम थ्योरेटिकल लॉस 10 रुपए का है। ओके, यानी 8 रुपए आपके पल्ले से जा सकते हैं। लेकिन ये एक पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए आप डाला तो आपको हो गया यार ये क्या बता दिया, मेरे तो पैसे लग गए इसके अंदर। लेकिन अब इसको दूसरी तरह से लेते हैं।
यही काम मैंने 20 स्टॉक में कर लिया, तो सारे के सारे तो आपको एकदम 10% 8% नहीं, ऊपर नीचे नहीं जाएंगे ना। हमारे पास आगे तो अभी एडजस्टमेंट का तरीका है। मेन बेसिक थ्योरी तो ये है कि हर चीज तो नहीं जाएगी। बिल्कुल। तो इसके अंदर एक जो जिसके पास लिमिटेड पूंजी है ना, वो ऊपर जाते हैं अगर, तो ये इधर टॉप गेनर लूजर वगैरह तो ठीक है, लेकिन अब ये ना हो जैसे पीछे हुआ था कि आईटी स्टॉक्स टूट रहे थे, तो सारे चीज आईटी स्टॉक्स में डाल ली। अरे 20 पोजीशन बनानी है, उसमें 8 तुम्हारी आईटी स्टॉक्स है। तो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का भी ध्यान रखना, ये मैं इसलिए पीछे गया कि ये चीज जरूरी है। ठीक है। मेरे केस में तो क्या है, मैं 100 स्टॉक्स में कर रहा हूँ, तो सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन अपने आप ही हो गया। हाँ। पर जिसने पोजीशन ही 20 लेनी है और पता चला एक ही सेक्टर में 8 चीजें डाल दी, अभी ऑयल में पीछे बवाल हुआ, अब पता चला आपने ओएनजीसी में भी डाल दी, ऑयल में भी डाल दी, बीपीसीएल, आईओसी, हिंद पेट्रो, इनमें 6 में डाल दी, 6 रिलायंस डाल दिया, सब चीजों में आपने एक ही कंसंट्रेटेड रिस्क ले लिया। अब 30% ऑफ योर पोजीशंस आर जस्ट इन ऑयल रिलेटेड स्टॉक्स। अब वो आपको परेशान कर रहे हैं, तो गालियां दे मेरे को दे रहे हो। सो आइडिया इज दैट थोड़ा सा इस तरह से सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन भी आपको करना है। इफ यू आर सो कोशिश करो कि आपकी जो भी पोजीशन है दे आर डाइवर्सिफाइड अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। तो इन सब का कॉम्बिनेशन आप करना शुरू करेंगे, मिल जाएगा। अब आपको करना है कि एडजस्ट कब करना है। एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे कई तरह का पैरामीटर है कि आप परसेंटेज देख लो, ये देख लो। बेस्ट आइडिया मैंने यहाँ पे लिखा है, जब आपकी सेल लेग का डेल्टा, जो आपने 15 की डेल्टा की बेची थी, वो 25-30 के आसपास पहुंच जाएगा, तब आप समझ लो कि अब इसको आगे पीछे करना है। तब आप क्या करते हो, पूरा कॉन्डोर उठा के दूसरा मूव कर लेते हो। यानी लेट से कोई 1100 का शेयर था और आपने 1100 और 1120 का कॉल स्प्रेड बेचा था, शेयर बढ़ के 1060 आ गया, 6% 7% बढ़ चुका। अब उसका 1100 वाली जो 15 के डेल्टा आपने बेचा था, 10 दिन निकल भी चुके, तब भी उसका डेल्टा शायद 27 हो गया, मतलब 0.27 बोल दो या 27 बोल दो, अब वो हो गया। अभी भी वो लग रहा है तंग कर रहा है आपको, तो आप क्या करो, और नीचे वाली आपकी पुट कौन सी थी, 900 और 880 है, 880 वाली। तो 900 880 कितनी दूर हो गई, अब वो तो 160 रुपए दूर हो गई, और ये वाली सिर्फ 40 रुपए दूर पड़ी है। तो आप कोशिश करो कि इनको 80-80 रुपए दूर वापस कर दो। तो बेसिकली कॉन्डोर फिर से इस तरह से, अब ये जब काटोगे तो हो सकता है आपको घाटा हो सकता है ना भी हो। कई बार क्या होता है, इतना डिके आ जाता है ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम कि आप शिफ्ट करते हो तो घाटा नहीं होता। कई बार ये होता है घाटा, पर बहुत ज्यादा घाटा नहीं होगा, क्योंकि आपको थोड़ा सा कुशन उधर से मिल गया, और कॉन्डोर आपने कर रखा है तो स्प्रेड का सौदा है, तो बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रीमियम बढ़ा नहीं होगा। तो आप ये ऐसे कर सकते हो। तो ये आप क्या करते हो, पूरा का पूरा कॉन्डोर दोबारा बिठा लेते हो, और लास्ट के जब 4-5 दिन बचते हैं ना, तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोई चीज ज्यादा तंग कर रही है ना, तो उसमें चुप करके बैठ जाओ। क्योंकि जब आप ऑब्जर्व, इसको ऐसा तो है नहीं सीधा करना है, अगर मैं आपको स्ट्रेटेजी कोई दे रहा हूं तो आपको पहले उसको ऑब्जर्व करना है महीने 2 महीने, तो आप अपने आप ही देखोगे कि आखिरी के 4-5 दिनों में आप ऊपर शिफ्ट करते हो तो कॉन्डोर आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी नहीं देते। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा। यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 1000 रुपए वाले शेयर का, शेयर बढ़ के 1080 आ गया मान लेते हैं, और आपका 1100-1120 का था। या तो ये कि उसके अंदर करो मत कुछ भी, ठीक है, टेक अ लीप ऑफ फेथ कि भैया 1100 आएगा तो ही काटूंगा। एक तो ये तरीका हो गया। अब आप कहते हो कि नहीं जी मेरे को तो रिस्क लेना नहीं है, महीना अच्छा जा रहा है, क्यों कौन पंगा ले स्टॉक के अंदर, जो भी है घाटा दे के निकल जाओ, तो घाटा दे के बुक कर लो। अब आप कहते हो कि नहीं 1100-1120 नहीं करना, मेरे को 1120-40 करना है, तो क्या होगा, 1120 आपकी सेल लेग होगी, 1140 आपकी बाय लेग होगी, ठीक है ना। पहले पास की बिकी हुई और दूर की बाय लेग। बाय लेग के साथ में क्या दिक्कत आएगी कि बाय लेग आपको प्रोटेक्शन ही नहीं देगी। एक्सपायरी के पास में 1120 वाली जो आपकी सेल लेग बन गई है, उसके अंदर तो प्रीमियम खूब ऊंचे हो जाएंगे, और 1140 का डेल्टा इतना कम है कि वो प्रीमियम दे ही नहीं, मतलब शेयर बढ़ेगा, सेल लेग तो फूल जाएगी आपकी, यानी घाटा तो बढ़ रहा है, और जो प्रोटेक्टिव लेग है वो आपको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं दे रही होगी। तो ये आखिरी के दिनों में थोड़ा सा इसके अंदर इस तरह का बिहेवियर दिखने को मिलता है। तो जब जैसे जैसे कोई प्रैक्टिस करते हैं ना, तो आपको ये सब निटी-ग्रिटीज पता लगती हैं। तो इसलिए आखिरी के 4-5 दिनों में योर अप्रोच शुड बी डिफेंसिव। जो दिख रहा है ना पैसा, उसको धीरे धीरे जेब में डालने की कोशिश करो, रादर देन उसको आखिर तक लगे रहो। क्योंकि 1-2 दिन लगते हैं, अगर किसी दिन एकदम से इंडेक्स 2-3% गिर गया, तो वो आपका काफी बड़ा चंक लेके जा सकता है। ऐसा हमारे साथ कई बार हुआ है कि भाई आपने पोजीशन काटनी भी शुरू कर ली, सारी तो नहीं काट पाओगे, और एकदम से आखिरी के 2-3 दिनों में बड़े मूव्स आ गए, कोई न्यूज फ्लो आ गया, एंड योर लॉट ऑफ प्रॉफिट्स आर वाइप्ड आउट। ऐसा नहीं कि लंबा चौड़ा घाटा लगता है, लेकिन काफी सारा प्रॉफिट आपका चला जाता है। अब ये आपका मोटा मोटी लास्ट स्टेप है। ये मैंने बताया पहले तो एडजस्ट कैसे करना है, उसके बाद ये हो गया कि एग्जिट कैसे करना है। तो एग्जिट क्या होता है, कई बार क्या होता है कि स्टॉक है ना 1000 वाला ज्यादा मूव नहीं करा, 2-3 ऊपर नीचे गया, लेकिन बंद होने के आसपास 1020 पे चल रहा है। अभी 1100-1120 वाली का स्प्रेड 5-10 पैसे रह गया, नीचे वाली पुट का स्प्रेड भी 5-10 पैसे निकल गया।
निकल जाओ। मतलब 5-10 पैसे, मतलब आपने लेट से 4-4 रुपए 3-3 रुपए के गैप पे बनाई थी, वो 5-5 10-10 पैसे निकल गया। सो योर 98% ऑफ प्रॉफिट इज ऑलरेडी इन योर पॉकेट, नाउ गेट आउट ऑफ इट। आपका जो पैसा बचा है, कई लोग जैसे हम करते हैं, हमारा पैसा जो बचता है, फंड रिलीज हुआ, उसको मैं इंडेक्स ऑप्शंस की स्ट्रेटजी में, इंट्राडे वगैरह में चला लेता हूँ, या और किसी न किसी चीज में लगा लेते हैं। तो ऐसा भी नहीं मेरा कैपिटल वेस्ट जा रही है। तो इधर तो मैंने प्रॉफिट पॉकेट कर लिया सारा, और जो मार्जिन खाली हुआ कहीं और डिप्लॉय कर दिया। सो आप इस तरह से अपना रिटर्न एक्चुअली कैपिटल का जुडिशियस यूज करके ज्यादा बढ़ा सकते हो। एक तो ये हो गया, एक तो छोटा हो जाए। दूसरा, जब ट्रेड खतरे में आ जाए, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि 1080 तक आ गया, अब आप कंफर्टेबल नहीं हो 1100 और 1120 रखने में, तो निकल जाओ। जो भी आपने लॉस बुक करना है कर लिया, काफी हद तक तो उसका पुट से भी कंपनसेट हो गया होगा। सो डोंट फाइट द पोजीशन। अगर आपको लग रहा है किसी चीज ने तेजी पकड़ ली है और यू वोंट बी एबल टू डिफेंड इट और समथिंग लाइक दैट, सो जस्ट फॉलो योर इंस्टिंक्ट। आपको अनड्यू रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। भी 20 चीजें डाली है, 2-3 चीजें तो तंग कर रही है ना, कोई बात नहीं। मैं तो ऐसे बोलता हूँ, कोई बात नहीं, सब में हम थोड़ी कमाएंगे, बायर भी तो कमाएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा साइकोलॉजिकली अपने आप को ऐसे सोचो कि आप किसी सामने वाले से बैटिंग कर रहे हो, तो कभी तो वो भी जीतेगा। तो इस तरह की अप्रोच से कर सकते हो। और जो भी कुछ बचा खुचा रह गया कई बारी, तो उसके अंदर एक्सपायरी डेट, लेट आवर ओटीएम पोजीशन एक्सपायर वर्थलेस। अब शेयर 1050 चल रहा है, 1100-1120 की है, कई बारी मार्जिन की सहूलियत होती है, तो बाय लैग को थोड़ा सा सस्ते में बिक्री होती है, वो बेच देता हूँ। एक्सपायरी डे वाले दिन 1100 नेकेड भी पड़ी है, तो उसको ऐसे लगा के छोड़ दिया। तो ये क्या, जैसे जैसे आप करोगे ना, यू विल बी एबल टू इम्प्रोवाइज थिंग्स। ओके, सो दिस वाज माय क्विक डिलीवरी ऑफ स्ट्रेटजी। थैंक यू सो मच सर। और लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। यस प्लीज। आप 10 साल से इस स्ट्रेटजी को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी इसका ऑन एन ईयर क्या रिटर्न परसेंटेज है इसका? हाँ, तो ये इसको नाम दाल रोटी है, तो दाल रोटी मिल रही है। तो इसके अंदर वर्स्ट जो मेरा महीना रहा है वो 2-3% माइनस का रहा है, और बेस्ट जो महीना रहा है मेरा, पिछले 10 सालों का बता रहा हूँ, बेस्ट जो महीना रहा है वो 5% का रहा है। ओके। इन दिनों 5% भी नहीं आते। वो कोविड वगैरह के टाइम में जब काफी अच्छे प्रीमियम थे, तो तब इनफैक्ट 5 के एक बारी तो 5.5 पौने 6 तक आया था। बट दैट वाज जस्ट 1 मंथ विच आर सो हाई रिटर्न्स। 4-1% के कई आ चुके। -3-4% का सिर्फ इतने 100 महीनों में सिर्फ 2-3 महीने ऐसे आए हैं, बाकी अदरवाइज तो -1 तक ही आते हैं। और 85% ऑफ द मंथ्स आर विनर। 10-15% महीने, यानी साल में 1 या 2 महीने नेगेटिव होते हैं, 10 या 11 महीने पॉजिटिव। चलिए, थैंक यू सो मच सर। आपने मतलब ये थोड़ी सी मतलब स्ट्रेटजी लंबी हो गई, बट अगर बिगनर के लिए देखा जाए, और जो लोगों की एक प्रॉब्लम रहती है ना कि वो मार्केट में कैसे रुके रहें, तो आई थिंक वो सोल्व कर सकती है स्ट्रेटजी। या इट रियली डिपेंड्स है कि आप मार्केट से क्या चाहते क्या हैं। जो कि एक सिंपल बहुत ज़्यादा, जिसकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बहुत बड़े रिटर्न्स नहीं चाहिए, और वो स्लो एंड स्टडी काम करना चाहता है, तो उसके लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी साबित हो सकती है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी दी, और थैंक यू सो मच आप सबका, आप आखिर तक रुके रहे। और कमेंट करके बताइए स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी, और आप यूज़ भी कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए, तभी जाके इसको लाइव मार्केट में टेस्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।